म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम आपके मुनाफे और घाटे की बात करते हैं। न्यू इंडिया बहुत लकी है बहुत सारे मायनों में। सबसे बड़ी बात, आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की जानकारी है जो शायद जेन एक्स के पास नहीं थी। और अगर ये आपके लिए एक प्रो है तो ये कौन भी है। कौन इसीलिए है क्योंकि अंधाधुन जो है पैसे लगाने से आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुनाफा कमाने के साथ साथ आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। आप ये कैसे सोचेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपके काम में आ सकती हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। But without any delay, let me just begin and let me just invite our panelists. Let me call upon Suranjana Bothakur, Head of Distribution Strategic Alliances, Mirae Asset Investment Managers India. हमारे दिमाग में हमेशा इन्वेस्टिंग की बात आती है तो हम ये पहला चीज़ सोचते हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर वो आपका आखिरी सवाल होना चाहिए। आज के दिन में आपके जर्नी में जो प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, उस चीज़ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब शुरुआत कर रहे हो अपने जर्नी में, यू शुड नो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द जर्नी जो आपको मन में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ आप प्रोडक्ट की तरफ ध्यान अपना सारा लगाए। सो विद दैट बैक टू कविता। आजकल के जो युवा हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, थैंक्स टू सोशल मीडिया। ये सब इंस्टा रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है सारा ज्ञान बटोरने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके लिए सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है, ये एक डिबेट है जो कि चल रहा है हमेशा। बट व्हेन इट कम्स टू योर हार्ड अर्न मनी, व्हेन इट कम्स टू पुटिंग दैट एफर्ट इनटू ग्रोइंग योर मनी, बिकॉज आपके पैसों में आप ही को कमा कर देने की ताकत है, और वो ताकत तब सामने आएगी जब आप उसको सही तरह की एसेट क्लासेस में डालोगे, सही तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डालोगे। किसी को शेयर या स्टॉक्स अपने लिए सही लगता है, किसी को म्यूचुअल फंड सही लगता है, किसी को फिक्स डिपॉजिट सही लगता है। म्यूचुअल फंड शेयर्स में भले पैसे ना लगाएं लेकिन फिक्स डिपॉजिट में हर कोई लगा देता है। किसी को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमने बात की है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोरिंग भी हो जाती है। पिछले 2-3 सालों में सिनेरियो इन्वेस्टमेंट का ये है कि जिन्होंने जहां पैसा डाला है वहां उन्हें बम्पर प्रॉफिट हुआ है। स्टॉक्स की बात करो, म्यूचुअल फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स होंगे, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में होंगे, अभी फिलहाल घाटे में चल रहे होंगे, लेकिन कमा कर दिया है उनके फंड ने उनको, ठीक है। अब ये साल आ गया है जहाँ पे मॉडरेशन का साल है, जहाँ पर बहुत वॉल्टिलिटी है बाजार में। सवाल वही है, क्या अभी वो वक्त है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाऊं? क्या मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लूं अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो? बिकॉज पिछले 2-3 साल तो मैंने बाजार में सिर्फ एक ही अप ट्रेंड देखा है, और मेरी वो उम्र भी नहीं है कि मैंने बाजार की इतनी साइकिल्स देखी है। बहुत सारे लोगों ने जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों बोलते हैं कि इन्वेस्टर बनने से ही आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्होंने मार्केट की साइकिल्स को देखी होती है। तो यहाँ पर जिन लोगों की हम बात करें उन्होंने इनफ मार्केट साइकिल्स नहीं देखी, उन्होंने एक ही अप ट्रेंड देखा है। प्रॉफिट बुक कर लूँ जहाँ जहाँ मुनाफा हो रहा है। आई थिंक आपने एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि बहुत नए इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर आपको थोड़ा डेटा बताए तो इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कोविड से पहले कुछ अराउंड 2 करोड़ इन्वेस्टर्स थे पैन, अभी 5 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। सो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कोविड के बाद के जर्नी में आए हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि डिजिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो डिजिटल मीडियम के थ्रू लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि कविता ने बोला, इन्वेस्टमेंट आप जब शुरू करते हैं तो आप अभी ऐसे फेज़ में इन्वेस्ट किया है आपने जहाँ पे
सभी चीज़ों में लगभग ठीक ठाक पैसा बन गया है, लेकिन अभी थोड़े करेक्शंस आए हैं मार्केट में। अब देखिए, आप लोगों ने फेजेस, अगर आपने रिसेंटली शुरू किया है तो हो सकता है आपने फेजेस नहीं देखा है मार्केट में। इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि कोई भी मार्केट में, सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं है, जब आप मार्केट में पैसे लगाते हैं वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन ये वॉलेटिलिटी को आप कैसे राइड कर सकते हो, आप कैसे पेशेंट रह सकते हो जिसके वजह से आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बने, ये आपको सोचना चाहिए। आजकल DIY का टाइम है सर। मेरे पास तमाम तरह के ऑनलाइन ऐप्स हैं, मैंने डाउनलोड कर दिया। वहाँ पे एक क्लिक पे मेरी SIP शुरू हो गई, एक क्लिक पे मेरा लमसम चला गया पैसा। आज मैंने मिड कैप फंड खरीदा है, अच्छा कल तो लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से निकल के पैसा मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये बहुत हो रहा है और रिटर्न को चेस किया जा रहा है, जो कि गलत नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने का मकसद है और व्यू तो वही है ना कि मेरे को पैसे कमा के चाहिए बॉस, घाटा नहीं चाहिए। घाटा मुझे देखना ही नहीं है, सिर्फ मुझे प्रॉफिट देखना है। बिहेवियरल एस्पेक्ट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है और फिलहाल इस तरह का बाजार है जहाँ पर ये लकी है कि इतना उतार चढ़ाव देख रहे हैं। यहीं पर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉडरेट करें, बढ़ाएं, कैसे रणनीति बननी चाहिए इस वक्त? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको पेशेंस बहुत चाहिए। अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएटर के अगर आप पढ़ेंगे प्रोफाइल, तो आप देखेंगे कि उन्होंने पेशेंस बहुत था उनमें, एक अच्छी रिसर्च थी उनके पास। अब क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया और इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना है कि वो नोटिफिकेशन आता है ना, बाज़ार जब ओपन करते हैं नोटिफिकेशन आता है बाज़ार इतना चढ़ गया, इतना कम हो गया, इस म्यूचुअल फंड ने सबसे बेस्ट रिटर्न दिया, वहाँ पे आपका बिहेवियरल फिर काम करने लगता है। ओके और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मेरा मानना है कि अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप ऐप को डिलीट कर दो। ओके आप देखो मत इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है और जब आपने 10 साल की इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको एक महीने में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बट कहने की बात है, होता नहीं है, बहुत कम होता है, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और इन्वेस्टमेंट अगर आपने प्रॉपर रिसर्च के साथ किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप पेशेंस अपना खो सकते हैं। पेशेंस वहीं खोता है जहां आदमी रिटर्न चेस करता है और आपको डिसाइड करना है कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है या रिटर्न कमाना है। My question is that currently, like for a student who has a very limited budget, because I get pocket money from my parents, Sure. what are some like very like inexpensive or something within a budget investment that I can continue or maybe start? तीन चीज़ें। वन, म्यूचुअल फंड सबसे कॉस्ट एफिशिएंट है। ओके आज की डेट में अगर पैसिव फंड्स की आप बात करोगे सबसे लो कॉस्ट पे आपको फंड्स मिलते हैं। सेकंड, लो इन्वेस्टमेंट है। अब तो 250 रुपये की मंथली SIP भी स्टार्ट हो गई, तो आपको 500 करना है, 1000 करना है, 1500 करना है। और सबसे ज़्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, कोई लॉक इन नहीं है, आपको जब पैसा निकालना हो आप तब निकाल सकते हैं। ओके एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड है। ये 4 फैक्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड को सबसे प्रोबेबल ऑप्शन बनाते हैं जब आप लो कॉस्ट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी के बाद बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का काफिला पहुंचा उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर नोएडा में। नोएडा में हमारा साथ दिया मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेज सुरंजना बोर ठाकुर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमित कुकरेजा ने। आई थिंक 2 टाइप के प्राइमरीली इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं कि जिनको इमीडिएटली पैसा डबल करना होता है, ऐसे बहुत होते हैं राइट। हम सबका टेम्पटेशन होता है कि वो जैसे बोलते हैं ना 21 दिन में पैसे डबल, वैसा स्कीम बहुत सबको पसंद आता है। दूसरा एक टाइप का इन्वेस्टर होता है जो कि धीरे धीरे अपना पैसा बनाने के लिए तैयार है, जो SIP के रूट से या थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ओवर अ पीरियड शांति से पैसा बनाने को तैयार है। लेकिन हम शायद आज जो बात करना चाहते हैं वो है कि जर्नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन ठीक है, आपने सोच लिया कि इसमें इन्वेस्ट करना है, बाद में आप डिसाइड करोगे, लेकिन अगर वो जर्नी ही आपने सही नहीं डिसाइड किया, क्या क्या स्टेप्स है फाइनेंशियल प्लानिंग में वही नहीं कंसिडर किया, तो हो सकता है आपकी प्लानिंग ही गलत हो, तो आप गलत ही जगह पहुंचोगे। अब जैसे बाज़ार में हमने उतार चढ़ाव देखा, आपको तो बहुत सारे क्लाइंट्स कॉल करते होंगे और पूछते होंगे कि सर क्या खरीदवा दिया है ना, ये तो अब इतना मुनाफा देखा, अब सब डाउन हो गया है। हैंड होल्डिंग बीइंग अ प्लानर
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस समय। और क्या एक कॉमन सवाल हर क्लाइंट की तरफ से आपको यही पूछा जा रहा है कि साहब क्या चलने वाला है? तो सबसे पहले तो जो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करें, विच मीन्स म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स में ना जाएं अनलेस आपको स्टॉक्स एनालिसिस करने में मज़ा आता है, एक किक मिलती है, आपकी हॉबी है। अगर आप स्टॉक्स में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में करें, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स होते हैं दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हु कैन मैनेज द मनी मच बेटर फॉर यू। सेकेंड, गोल बेस्ड, जितना आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड रखेंगे रादर देन ROI बेस्ड। देखो ROI तो आपको किसी भी चीज़ में कभी भी मिल सकता है, लेकिन गोल बेस्ड मतलब इस गोल के लिए मुझे इस वक्त पैसा चाहिए होगा तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। तो आप गोल बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से चलें। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में ही अपना निवेश शुरू किया, या वो शेयर मार्केट से जुड़े, भले ही स्टॉक्स के जरिए हो या म्यूचुअल फंड के जरिए? कैन जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, ऑलराइट। सो आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने बाजार की साइकिल्स को नहीं देखा है, और जो फिलहाल बाजार आप देख रहे हैं सुरंजना, वो एक तरफा बाजार अब वो देख रहे हैं। अब तक वो रिटर्न्स देकर आए हैं, लेकिन अब जो लर्निंग मिल रही है, अगर वो सोचते हैं कि उन्हें बाजार में कंटिन्यू रहना है तो ये लर्निंग उनके लिए काफ़ी काम की आ सकती है। मैं अब सवाल को एसेट एलोकेशन की ओर इसीलिए भी लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि ये साल यही स्ट्रैटेजी है जो आपको घाटे से बचाएगी और आपके मुनाफे को, जो आप अगर देख रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो उसको सुरक्षित रखेगी। देखिए, कोई भी एसेट क्लास में अगर आप निवेश कर रहे हैं, आई थिंक जैसे कि आपने बात किया एसेट एलोकेशन के बारे में, ये हर, देखिए पर्सनल फाइनेंस पर्सनल ज़्यादा है, सो विच मीन्स कि ये एक थंब रूल नहीं हो सकता कि इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो जैसे कुकरेजा जी ने बोला कि आपको जैसे गोल प्लानिंग करना चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो आपको अगर अपने गोल्स नहीं पता तो आपको पता नहीं होगा आप क्या अचीव करना चाहते हो। लेकिन एक बार जब गोल डिसाइड कर लिया तो गोल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है जो कि आपका 2 साल के अंदर का गोल हो सकता है, जैसे कि आपको कोई इंटरनेशनल वेकेशन लेना है। आपके मीडियम टर्म गोल्स हो सकते हैं, हो सकता है आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या एक गाड़ी खरीदनी है जो 3 to 5 इयर्स के अंदर आपको करना है। और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं जो आपके 5 साल से ज़्यादा का टाइम फ्रेम का हो। तो जब अलग अलग गोल्स आप टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, फिर आप उसके अंदर आप देखोगे कि आपको अलग अलग बकेट्स में एसेट एलोकेशन करना चाहिए। ऑलराइट, मेरे ख्याल से वक्त भी हो गया है कि आप सबको भी शामिल किया जाए इस चर्चा में। आई एम यश मलिक, सीनियर सिटीजन। वन एरिया ऑफ पोर्टफोलियो हैज़ बीन NSE. I think you've not touched that. And I think in government probably everybody is now putting money there only. अब उसमें इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। हाँ, टैक्सेबल हो जाता है, बट यू नो वी लुक एट सिक्योरिटी ऑल्सो एंड इट इज़ कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट। तो the way I recommend for senior citizens, fix up your fixed income portfolio with senior citizen savings scheme and RBI bonds. Make sure in your retirement portfolio you have at least 25% allocated to equity through mutual funds and or stocks, if you are familiar and you can analyze the stocks. In between you might be having rental income, so you have to do your tax planning. You will have debt funds, so you have to do your tax planning. So आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका ब्रेड एंड बटर पोर्टफोलियो, विच मीन्स आपको अगर 1 लाख रुपए की ज़रूरत है हर महीने, तो वो 1 लाख रुपया आप फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो से लें। और अगर आपके पास उससे ज़्यादा पैसा जनरेट करने की कैपेसिटी है तो वो आप इक्विटी में रखें। हाँ। Yeah, I am Nishan Jain, जी। and my question is about monthly income scheme. So how much I should invest to get around 1 lakh per month? You can start with simple fixed deposits, RBI bonds and equity mutual funds. And equity mutual funds में भी आपको पहले dynamic asset allocation fund से शुरू करना चाहिए, फिर आप index fund पे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा equity investing experience build करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस इनकम अच्छा है तो मेरा सजेशन है कि आप अभी अननेसेसरी टैक्सेबल इनकम नहीं क्रिएट करें, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें ग्रोथ ऑप्शन रखें। तो डेट फंड्स लीजिए ग्रोथ ऑप्शन में, इक्विटी फंड्स लीजिए ग्रोथ ऑप्शन में, हाइब्रिड फंड्स लीजिए ग्रोथ ऑप्शन में, और उसको 5-6 साल तक ग्रो होने दीजिए और आप अपना इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस बनाइए।
और फिर जब आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा तो आप SWP से वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। नोएडा के बाद मेरे एसेट म्यूचुअल फंड की टीम पहुंची मुंबई में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक्सपर्ट्स ने निवेश और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। इस सेशन में हमारा साथ दिया मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेज सुरंजना बोर ठाकुर ने और वित्तीय सलाहकार पूजा भिंडे ने। This is a program which is also focused more towards women coming into investing. This is a thing which is very close to my heart and I think हम लोग कई बार इसके बारे में बात करते हैं, but just to share the first thought around it, I think हमें लगता है कि कई बार हमारे जो हमारी सिस्टम में है, like as women we are predisposed to be better investors, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, हम पीढ़ियों से चलते आ रहा है कि सब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या सेविंग के लिए एक नेचुरल अलाइनमेंट होती है कि थोड़े से पैसे साइड में रख देते हैं फ्रॉम जनरेशन्स टुगेदर। बट ऑल्सो वी आर मोर गोल ओरिएंटेड। अगर हमने ठान ली कि कुछ एक गोल की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं तो हम बहुत डिटर्मिनेशन के साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं एंड वी आर यूजुअली if I may say, we are more committed towards investing. So the other thing also which is applicable to women is probably we are a little more conservative. तो conservative का negative connotation अगर निकाल दे, it is important to understand that in investing journey, it's very essential to be able to take wise decisions with a balanced mindset. And that is something that a quality that women already carry. ये बात समझ में आ गई कि अलग अलग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, लेकिन गोल तो कंबाइंड है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट। अब पति अगर एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या मैं भी वही जगह इन्वेस्ट करूं? अच्छा, अगर आप एक वर्किंग वुमेन है तब तो मेरे ख्याल से आप फिर भी मैनेज कर लेंगी। अब जो हाउस वाइफ्स हैं वो कैसे मैनेज करें? उन्हें तो महीने का मिलता है घर चलाने के लिए, जितना कर सकती होंगी बचा लेती होंगी, वो आप कैसे अलग इन्वेस्टमेंट करें, अलग पोर्टफोलियो बनाए? प्रैक्टिकली ये बताइए कितना पॉसिबल होगा? नॉर्मली हर इंसान की लाइफ में बेसिक गोल्स होते हैं कि ये लाइफ के गोल्स हैं, जैसे घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन एक बहुत बड़ा गोल है कि उनकी पढ़ाई आज की तारीख में मेडिसिन, इंजीनियरिंग सब कितना महंगा है, सब इन्फ्लेशन, महंगाई सब कितना महंगा है। बच्चों की शादी और फिर खुद का रिटायरमेंट। अब हमें लगता होगा यार अपना रिटायरमेंट तो क्या ही है, देख लेंगे बाद में। बागबान मूवी तो सबने देखी हुई है। बाद में होता क्या है, बच्चों के भरोसे रहते हैं हम, क्योंकि सारा पैसा तो हमने उनकी शादी और उनके पढ़ाई में डाल दिया। हम बोलते ना इंडिया में इतने सारे ओल्ड एज होम्स हैं तो दया आती है कि बच्चों ने जाकर छोड़ दिया माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में, लेकिन हम कहते हैं कि कोई दया करने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप की गलती है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं किया, उन्होंने खुद की फाइनेंस की प्लानिंग नहीं की, उन्होंने सारा पैसा बच्चों के ऊपर डाल दिया। तो अभी हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं जिनका रिटायरमेंट मतलब टेक्निकली ऐसे नहीं कि भाई आज जॉब का लास्ट डे तुम रिटायर हो गए, हाउसवाइफ्स हैं, बिजनेस वाले हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद अब मैं एक्टिवली अपने आप को थोड़ा कम पार्टिसिपेट करूँगा एंड मेरी इनकम या मुझे कोई इस तरीके की इनकम चाहिए जहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट मतलब इनफ्लो आता रहे। करेक्ट। सो वी हैव टू प्लान अवर रिटायरमेंट। अब जैसे बोलते ना मोटा मोटी 30 से अगर कोई शुरुआत भी करता है कमाने की, आपके किसी के बच्चे, आप खुद, आप कोई 40s में हैं, वट एवर एज, बट 60 का एक हम फिगर रखते हैं कि भाई 60 के एज तक हम कमाएंगे या वट एवर एक्टिव रहेंगे, उसके बाद हमें कुछ अपना जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से पैसा आना चाहिए। 60 के बाद 80, 90 जब तक हैं, 25 से 30 साल का पीरियड तुमको कोई इनकम नहीं है, सोचो, तो उसकी प्लानिंग करनी है 30 to 60 के बीच में, या अगर आप 40 में है तो 40 to 60 के बीच में। तो ये 20 या 30 साल में ही मुझे अगले रिटायरमेंट के बाद के टाइम का प्लान करना है कि एक ऐसा अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूं कहीं पे कि वो बने जहां से फिर मैं हर महीने निकालते जाऊं। ऑलराइट, अब कुछ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। कौन से इन्वेस्टमेंट्स आप कंबाइंड अपने पार्टनर के साथ कर सकती हैं और कौन से आपको इंडिविजुअली करने चाहिए? कई बार जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत करते हो, जैसे कि आपने बोला कि गोल्स यूजुअली इकट्ठे ही होते हैं,
बट मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक है, जैसे आपके पहले तो एक इमरजेंसी फ़ंड हर किसी के पास होना चाहिए, ये शायद मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। ये भी जब आप इसके बारे में भी बहुत कम बात होती है कि इमरजेंसी फ़ंड, क्योंकि कभी भी कुछ अगर पैसे की ज़रूरत है, बोलते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने का आपका जो इनकम है वो आपको कहीं पे एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में बचा के रखते हैं ना, सेविंग्स अकाउंट में वहीं पे जमा होता है सारा इमरजेंसी। क्यों गलत है वो? हाँ, सो सेविंग्स अकाउंट में वाइल वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता, सो विच इज़ वेयर आई थिंक इनफैक्ट आजकल स्वीप एफडी आ रखी है, पता नहीं कितने सारे लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं। स्वीप एफडी भी बहुत बढ़िया विकल्प है आपके पास इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का। इनफैक्ट इमरजेंसी फंड के लिए आई थिंक एक तो ये भी ज़रूरी है कि कई बार हम लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को डिफ्रेंशिएट ही नहीं करते हैं। हमें लगता है हम सेव कर रहे हैं और वही काम चल जाएगा, बचत हो रही है और पैसे दुगने हो रहे हैं बैठे बैठे। एग्जैक्टली, दुगने हो रहे हैं। बट ऑल्सो द फैक्ट दैट कई बार क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट भी करते हो, आप क्या करते हो कि आप सारा स्पेंडिंग कर लेते हो और जो बचता है आप वो इन्वेस्ट करते हो। Actually, it should be the other way around. I have a question actually. So I have invested in, equity and debt and gold and silver in different capacities because I needed a monthly withdrawal. But my agent says that 5 साल में ये negative भी हो सकता है. So don't touch it, which is not my interest. In fact, I told him आप उसको और 10 साल के लिए भी रखो, because I had the need for a monthly withdrawal. Can you explain this? And if it goes negative, I mean, when will it go back? He said I can confidently tell you कि आपका principal वापस आ जाएगा, लेकिन there will be a period when it will go negative. And how does that impact the withdrawal? So SIP क्या होता है, हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पस बनता है एक बड़ा, रिटायरमेंट पे आ गए, 2 करोड़ का कॉर्पस बन गया, अब हर महीने मुझे विड्रॉवल चाहिए, तो देयर आर 2 ऑप्शंस, डिविडेंड ऑप्शन डाल दो या तो फिर विड्रॉवल ऑप्शन डाल दो ग्रोथ में। डिविडेंड ऑप्शन हम नॉर्मली नहीं डालते हैं टैक्सेशन एंड ऑल दोज रीजंस की वजह से। ग्रोथ ऑप्शन में हमारा टैक्स बेनिफिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं SWP लगाना, विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। समझो 2 करोड़ का कॉर्पस है, तो हमें SWP जो लगाना है ना, वो कितना परसेंटेज लगाना है, तो वो परसेंटेज हैज़ टू बी एट पार विथ योर FD रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आज की तारीख में FD रेट क्या है, 7-8%, कॉर्पोरेट FD शायद थोड़ा सीनियर सिटीजन को ज़्यादा दे दिया, 7-8%। तो जो विड्रॉवल रेट लगाना है हर महीने, वो भी वही रेट होना चाहिए। तो आपको अराउंड 1 लाख के आसपास आई थिंक मिल जाएगा, 1,50,000 के आसपास। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी द एजेंट इज़ नॉट अवेयर एंड मे बी अ क्लाइंट इज़ नॉट अवेयर, तो वो बोलते हैं नहीं मुझे हर महीने 1% के हिसाब से चाहिए। हर महीने 1% मतलब साल का कितना हुआ, 12%। अब वो फंड 12% रिटर्न तो मान छूटेगा, तो तुम वही निकाल दोगे, तो कहाँ से निकालेगा, कैपिटल एग्जॉस्ट होगा, कैपिटल इरोड होगा। इस वजह से उसने बोला होगा कि मैम आपका कैपिटल इरोड हो सकता है। सो SWP ऑप्शन देना है, 7-8% दो, ताकि 3-4% का एक कुशन मिलेगा कि मार्केट नीचे गया, कुछ भी हुआ तो कैपिटल इरोड नहीं होगा। प्लस लॉन्ग टर्म में ये जो कॉर्पस है ना, वो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। तो ये था मेरे एसेट म्यूचुअल फंड प्रस्तुत बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का सफर, जो जयपुर से शुरू हुआ, भारत के कई शहरों से होता हुआ आर्थिक राजधानी मुंबई में आकर संपन्न हुआ। इस तरह के निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेंगे और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की टीम जल्द ही पहुंचेगी आपके शहर, आपके पास। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।